बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था। हमारा चैप्टर नंबर 3 है आपका कंप्यूटर डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस का। कल हमने देखा था ईआरडी क्या होती है, ईआरडी के डायग्राम्स किस तरह से बनती हैं, एंटिटीज क्या होती हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, रिलेशनशिप्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा डेटा मॉडलिंग क्या होती है और डेटा मॉडलिंग के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। ठीक है, आज हम नेक्स्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज हम देखेंगे डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस क्या है और डेटाबेस को किस तरह से डिजाइन किया जाता है। वो कहते हैं डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस इज द सीरीज ऑफ स्टेप यूज्ड टू प्रॉपर्ली डिजाइन द डेटाबेस सिस्टम। वो कहता है आपका जो डेटाबेस डिजाइन है ये आपकी एक ऐसी सीरीज है। इस सीरीज के अंदर हम क्या करते हैं, इन सीरीज को, इन स्टेप्स को इस्तेमाल करते हुए आप डेटाबेस को डिजाइन करते हैं। इट इज यूज्ड टू मैप द कंसेप्चुअल मॉडल टू द इम्प्लीमेंट मॉडल। वो कहते हैं डेटाबेस डिजाइन को इस्तेमाल किया जाता है कंसेप्चुअल मॉडल से लेके इम्प्लीमेंटेशन मॉडल तक। कंसेप्चुअल मॉडल क्या है हम लास्ट टाइम देख चुके थे कि जो आपके पेज पे आपकी एंटिटीज और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप हैं और वो जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सारा आपका एक कंसेप्चुअल मॉडल है। उस कंसेप्चुअल मॉडल को इम्प्लीमेंटेशन मॉडल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, इस पूरे मैप को कन्वर्ट करने के लिए डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। डेटाबेस डेवलपमेंट टीम, वो कहते हैं जो आपकी डेटाबेस जिसने क्रिएट करनी है वो जो टीम है उस टीम के अंदर 3 लोग होते हैं। एक आपका डीबीए जिसको हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, उसके बाद आपका डेवलपर और उसके बाद आपके प्रोग्रामर्स। यूज दीज स्टेप्स टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट द डेटाबेस प्रोसेस। वो कहते हैं ये तीनों लोग जो हैं ये इन स्टेप्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं और इन स्टेप्स को फॉलो करके क्या करते हैं, डेटाबेस को इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं और डेटाबेस क्रिएट करते हैं। इसके बाद बेटा मैंने बताया, इसका बाद वो कहते हैं कि अब पर्टिकुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएस इज यूज्ड टू प्रोसेस दिस मॉडल। वो कहता है जो आपकी डेटाबेस, जब एक डेटाबेस बनने लगती है उसके लिए ये स्टेप्स जो है वो नेसेसरी होते हैं। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपके लिए इजी होगा कि आप एक डेटाबेस क्रिएट कर सकें। ठीक है, इसके बाद वो कहते हैं द इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस मस्ट बी मेड अप टू डेट, कंप्लीट एंड मस्ट बी अवेलेबल यूजर फॉर इजीली एंड क्विकली। वो कहते हैं जो आपकी डेटाबेस के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमेशा अप टू डेट होनी चाहिए और कंप्लीट और यूजर के लिए इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। यानी यूजर जब भी आपकी डेटाबेस से डाटा को फेच करने की कोशिश करे तो उसको फौरन उसके रिलेटेड डाटा जो है वो मिल जाए। आगे हम देखते हैं कि आपके जो डेटाबेस के कंसेप्ट स्टेप्स हैं वो कौन से स्टेप्स हैं। ये ऐसे स्टेप्स हैं जिनको आपकी जो टीम है जिसके अंदर आपका डीबीए हो गया, डीबीए कौन लोग होते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो आपकी पूरी डेटाबेस का जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट को कंट्रोल और मैनेज कर रहे होते हैं। चैप्टर नंबर 1 के अंदर ही हमने देखा था कि एंड यूजर क्या होता है, डीबीए क्या होता है या डीबी कौन सा होता है, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और एंड यूजर। इन तीनों लोगों के डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं। अब जी डेटाबेस डिजाइन को प्रोसेस करने के लिए ये 4 से 5 चीजें, 6 चीजें जो है वो आपकी फॉलो अप करती हैं। सबसे पहला आप प्लानिंग, आप एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। उस प्लानिंग के अंदर क्या होता है, आप प्लान करते हो कि जो आपने डेटाबेस बनानी है उसके अंदर आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। ठीक है, किस चीज के लिए बनानी है, कितनी कॉस्ट आपको रिक्वायर्ड है, ये सारी चीजें आप जो है वो प्लानिंग के अंदर डिफाइन करते हैं। उसके बाद एनालिसिस, एनालिसिस के अंदर आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो सारे रिक्वायरमेंट्स आप गैदर करते हैं, डाटा गैदर करते हैं। डाटा जो है वो डिफरेंट टेक्निक के साथ गैदर करते हैं, जिस तरह क्वेश्चन एयर्स हैं, क्वेश्चन एयर्स के साथ आप डाटा गैदर करते हैं या डिफरेंट इंटरव्यूज के थ्रू क्वेश्चंस को गैदर, क्वेश्चन से डाटा गैदर करते हैं। ये सारा काम जो है वो एनालिसिस के अंदर होते हैं। उसके बाद आप लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन बनाते हो। उसके बाद आपका नेक्स्ट है फिजिकल डेटाबेस डिजाइन है। फिजिकल डेटाबेस डिजाइन के बाद इसकी इंप्लीमेंटेशन है, फिर उसकी डाटा रिपोजिटरी है। ठीक है, ये आपके बेसिकली 6 स्टेप्स हैं। इन 6 स्टेप्स को 3 स्टेप्स के अंदर कैटेगराइज किया गया है। डाटा मॉडल क्या होता है हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, आपका ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से जो चीजें एसोसिएट कर रही हैं वो आपका डाटा मॉडल होते हैं। वो कहता है जो प्लानिंग और एनालिसिस होती है ये इंटरप्राइज लेवल का डाटा मॉडल होता है। इंटरप्राइज मीन कि एक पूरी कंपनी का एक मॉडल है। ठीक है, उसके बाद लॉजिकल और फिजिकल डेटाबेस डिजाइन जो है ये आपका कंसेप्चुअल मॉडल है। इम्प्लीमेंटेशन और डाटा रिपोजिटरी ये आपके टेक्नोलॉजी के मॉडल हैं, आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हुए उन डाटा मॉडल्स को बिल्ड करते हैं।
इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसके अंदर से वो पूछ लेता है कि डेटाबेस डिजाइन के प्रोसेसेस क्या हैं, उनके इनमें से कोई एक दो स्टेप्स जो है वो पूछ लेता है। मोस्टली वो कंसेप्चुअल डेटा मॉडल जो है वो पूछता है, कंसेप्चुअल मॉडल पे आपको डिटेल से नोट लेके। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लानिंग के अंदर क्या होता है। वो कहता है प्लानिंग स्टार्ट व्हेन द कस्टमर रिक्वेस्ट टू डेवलप द डेटाबेस सिस्टम। वो कहता है प्लानिंग आपकी तभी स्टार्ट होती है जब आपको कस्टमर कहता है कि मुझे कोई डेटाबेस चाहिए, मुझे कोई सॉफ्टवेयर चाहिए है, ठीक है, तब आप क्या करना शुरू कर देते हो, प्लानिंग शुरू करना शुरू कर देते हो। लेट्स सपोज आपको, आप एक फ्रीलांसर है या आप कहीं पे काम करते हैं, आपको एक रिक्वायरमेंट आ गई है, एक रिक्वेस्ट आ गई है कि मेरा ये काम कर दें। जब आप वो काम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से ही पहले आप प्लानिंग कर लेते हैं कि आपने वो जो काम है उसको किस तरह से हैंडल करना है, कितने टाइम फ्रेम के अंदर उसको हैंडल करना है, उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो आप प्लानिंग के अंदर करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज व्हिच आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज नीडेड टू बी डेवलप द सिस्टम। फिर इसके अंदर आप आपकी वेरियस एक्टिविटीज होती हैं, जिस तरह से मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपके पास। लेकिन इसके अंदर आपको जितने भी रिसोर्सेज जो है वो उस काम के लिए को पूरा करने के लिए चाहिए, आप वो भी मेंशन करते हैं। इट आल्सो आइडेंटिफाई द टाइम लिमिट्स फॉर द कंप्लीशन ऑफ सिस्टम। इसके अंदर आपकी जो टाइम लिमिट्स है कि आप कितने अरसे के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट जो है या पूरी डेटाबेस जो है वो कंप्लीट करेंगे, ये आपकी प्लानिंग के अंदर आता है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं एनालिसिस क्या है। वो कहता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम व्हिच इज टू बी सॉल्व। वो कहते हैं आपने सबसे पहले प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करना है, कस्टमर का प्रॉब्लम क्या है। लेट्स सपोज मेरे पास एक कस्टमर आते हैं, वो कहते हैं जी मेरा एक हॉस्पिटल है, मैं चाहता हूँ कि मेरे हॉस्पिटल को मैनेज करें आप, ठीक है, थ्रू किसी वेबसाइट या किसी मोबाइल एप्लीकेशन को। अब आपने उसका प्रॉब्लम समझ लिया, उसको क्या चाहिए, उसको उसके हॉस्पिटल को मैनेज करने के लिए कुछ चीजें चाहिए, ठीक है। फिर आपने उसकी प्लानिंग करनी है, फिर आपको उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, उसको हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर जो है वो इन्वॉल्व करते हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डेटाबेस। वो कहते हैं आपकी जो एनालिसिस है ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है। इस एक्टिविटी में आप रिक्वायरमेंट्स जो है वो गैदर करते हैं। वो कहते हैं द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस इज कॉल्ड एनालिस्ट। वो कहते हैं वो पर्सन आपका होता है जो आपकी रिक्वायरमेंट को गैदर करता है। लेट्स सपोज मुझे एक बंदे ने किसी ने कह दिया कि आपने मुझे क्या करके देनी है, डेटाबेस बना के देनी है, ठीक है। मैं उसकी रिक्वायरमेंट गैदर करूंगा तो मैं क्या कहलाऊंगा, मैं एनालिस्ट कहलाऊंगा, ठीक है। एनालिस्ट कौन से लोग होते हैं, ऐसे लोग जो आपकी रिक्वायरमेंट के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिन पे जिम्मेदारी है कि वो जो रिक्वायरमेंट ले रहे हैं वो रिक्वायरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। इन दिस फेज करंट सिस्टम इज स्टडीड इन डिटेल। वो कहते हैं इसके अंदर आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर आप क्या करते हैं, आपको जो पिछला आपका सिस्टम है, आपका जो करंट सिस्टम चल रहा है, आपने उस करंट सिस्टम को स्टडी करना ड्यूरिंग एनालिसिस। फिर आपने देखना कि उसके सिस्टम के अंदर और आप जो सिस्टम जो आपने रिक्वायरमेंट गैदर की है इनके अंदर क्या फर्क है, ठीक है। इसके अंदर आपने इम्प्रूवमेंट के पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करने हैं, इम्प्रूव पॉइंट्स जो है वो मेंशन करने हैं। इट आल्सो इंक्लूड द डिटेल स्टडी ऑफ द ऑपरेशन परफॉर्म इन द सिस्टम। वो कहते हैं इसके अंदर आपकी डिटेल स्टडी होती है आपके ऑपरेशंस की, कि किस तरह से आपके ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म्ड होंगे किसके अंदर, एनालिसिस के अंदर। नेक्स्ट स्टेप बात करते हैं डिजाइन की। वो कहते हैं डेटाबेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंसेप्चुअल मॉडल इज मेनली बॉडी ऑफ टू डेटाबेस डेवलपमेंट। वो कहते हैं बेसिकली जो आपका डिजाइन है, जो आपका कंसेप्चुअल मॉडल है, इसको दो हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया है। एक आपका लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन और दूसरा आपका फिजिकल डेटाबेस डिजाइन। इन दोनों की बात कर लेते हैं, ये दोनों क्या है। वो कहता है लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन को हम कह सकते हैं कि ये आपका कौन सा कंसेप्चुअल मॉडल है। इस कंसेप्चुअल मॉडल के अंदर हम क्या करते हैं, हम डाटा की डेफिनेशंस, डेटाबेस एट्रीब्यूट्स, एंटिटीज और एंटिटीज का रिलेशनशिप और जो यूनिकली आइडेंटिफायर्स हैं हम उन सबको निकाल लेते हैं, उनको देखते हैं कि इस डेटाबेस के अंदर एट्रीब्यूट्स क्या है, एंटिटीज क्या है, फिर उन एंटिटीज का रिलेशनशिप क्या है, फिर जो चीज यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है उसको हम गैदर करते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो वो कहता है लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन इज अ प्रोसेस। वो कहता है लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन जो है ये ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप मैपिंग करते हैं अपनी टारगेटेड डीबीएमएस को अपने कंसेप्चुअल मॉडल से। यानी मैंने एक पेज पे एक कंसेप्चुअल मॉडल बना लिया, मेरा मॉडल ये है, और फिर मैंने टारगेट किया कि मेरी टारगेटेड डीबीएमएस जो है वो ये है, ठीक है। इन दोनों को मैप करवाने के लिए आप जो प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं उसको हम लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। वो कहते हैं डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ डेटा विल बी यूज्ड इन डेटाबेस। वो कहता है लॉजिकल डेटाबेस जो है ये आपको बताती है कि आपका जो स्ट्रक्चर है, लॉजिकल डेटाबेस आपको बताती है कि जो आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है जी, एंड जो आपकी डेटा की टाइप है वो क्या है।
उसके बाद वो कहता है डेटा सिक्योरिटी एंड डेटा इंटेग्रिटी एल्गोरिथम्स आर डिफाइंड इन दिस स्टेज। वो कहता है लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन के अंदर ही आप ये दोनों एल्गोरिथम जो है वो डिफाइन करते हैं। डेटाबेस की सिक्योरिटी यानी जितना भी डाटा है वो सिक्योर होना चाहिए, और इंटेग्रिटी का भी, डाटा इंटेग्रिटी का भी आप एल्गोरिथम यूज करते हैं। डाटा इंटेग्रिटी क्या होती है? आपका डाटा कंप्लीट और एक्यूरेट होना चाहिए, इसको हम डाटा इंटेग्रिटी कहते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं फिजिकल डेटाबेस डिजाइन की। वो कहते हैं फिजिकल डेटाबेस डिजाइन जो है ये आपकी लास्ट स्टेज होती है डेटाबेस डिजाइन की। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिजिकल डेटाबेस डिजाइन, वो कहते हैं फिजिकल डेटाबेस डिजाइन के जो ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मकसद क्या है? टू इम्प्लीमेंट द डेटाबेस सेट ऑफ स्टोर्ड रिकॉर्ड फाइल इंडेक्सेस एंड डाटा स्ट्रक्चर। वो कहते हैं इसके अंदर आपने इम्प्लीमेंट करना है क्या? डेटाबेस सेट ऑफ रिकॉर्ड्स, फाइल्स और इंडेक्स। इंडेक्स क्या होते हैं? ये ऐसी टर्म्स होती हैं। अच्छा जी, इसके बाद बात कर लेते हैं इंडेक्सेस क्या होते हैं एंड अदर डाटा स्ट्रक्चर। इंडेक्सेस क्या होते हैं? बेसिकली इंडेक्सेस जो हैं ये आपके डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपके जो ऑपरेशन स्पीड का जो ऑपरेशन की जो स्पीड है उस स्पीड को इंक्रीज करने के लिए आप इंडेक्सेस यूज करते हैं। These data structure may provide the performance and ensure the data integrity, security and recoverability। वो कहते हैं ये जितने भी डाटा स्ट्रक्चर हैं ये आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं और आपके इन डाटा को इंश्योर करते हैं, और ठीक है, और रिकवरेबिलिटी के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन क्या है। वो कहता है आफ्टर डिजाइन एंड डेवलपमेंट डेटाबेस सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड। वो कहते हैं जब आप एक डेटाबेस को डिजाइन और डेवलप कर चुके हो, फिर आपके पास सिस्टम, आपके पास स्किल आता है कि आपने उस डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करना है। डेटाबेस सिस्टम डेवलप एंड इंस्टॉल्ड बाय द यूजर, फिर आपने उस डेटाबेस को यूजर्स के लिए क्या करना है? इंस्टॉल करना है। इम्प्लीमेंटेशन में ये हैव सेंट्रल हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स। वो कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको कुछ सेंट्रल रिक्वायरमेंट्स की, हार्डवेयर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो चाहिए होती हैं। इट में आल्सो रिक्वायर द नेटवर्क ऑफ द डेटाबेस इज असेस्ड फ्रॉम द मल्टीपल लोकेशन। अगर आपकी डेटाबेस जो है वो मल्टीपल जगह से, मल्टीपल लोकेशन से असेस हो रही है तो उसके लिए आपको एक नेटवर्क भी चाहिए। फॉर दिस पर्पसेज डीबीए रिक्वायर अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, और उस पर्पस के लिए जो आपका डीबीए होता है ये वो हायर करता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कौन लोग होते हैं? ऐसे लोग जो नेटवर्क क्रिएट करने में और नेटवर्क को किस तरह से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करानी है उसके लिए जिनकी उनको कंप्लीट नॉलेज होती है उसको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। वो कहते हैं इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम यूजर माइट बी 1000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सर्वर, देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेंसिव कम्युनिकेशन लिंक्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड टास्क। वो कहता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम कौन सी होती है? ऐसी डेटाबेस सिस्टम जिसके अंदर यूजर जो है वो 1000 किलोमीटर अवे हो फ्रॉम द डेटाबेस सर्वर। आपका डेटाबेस का जो सर्वर है वो एक जगह पे इंस्टॉल होता है, यूजर उससे कितनी भी दूर हो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर सकते हैं? परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं कि यूजर जो है वो अपने रिक्वायर्ड टास्क को परफॉर्म कर सके। इससे क्या होगा? इससे आपकी जो टेलीकम्युनिकेशन की जो लिंक्स हैं वो आपकी काफी एक्सपेंसिव है, तो उनकी जो कॉस्ट है वो आपको बच जाएगी। अब डेटाबेस की कुछ, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की कुछ एग्जांपल्स हैं, जिस तरह आपका नादरा हो गया, आपका याहू ईमेल हो गया। नादरा जो है वो, नादरा की ये वेबसाइट है, आप कहीं पे भी जाके पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर, ठीक है, आप इसकी वेबसाइट को असेस कर सकते हैं, इसकी डेटाबेस को असेस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डेटाबेस आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। इसके बाद बात कर लेते हैं जी डेटाबेस रिस्पोजिटरी क्या है। वो कहता है रिस्पोजिटरी क्या होती है? ये एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे आपका डाटा स्टोर और मेंटेन हो रहा होता है। Throughout the database design process, various documents, diagrams are created to record the different aspects of database process. After implementation, these are collected from the database repository। वो कहते हैं जब आप एक database बना रहे हो तो उस database के अंदर जितनी भी diagrams बन रही होती हैं, ERD होगी, आपकी DFD होगी, जितनी भी related diagrams होती हैं वो आपकी सारी जो है वो data repository के फोल्डर के अंदर जाके सेव होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि डाटा रिस्पोजिटरी आपकी एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे आपका सारा डाटा स्टोर और मेंटेन हो रहा होता है। इसके बाद इट इंक्लूड डीएफडीज, ईएडीज, स्पेसिफिकेशन ऑफ फील्ड, व्यूज, डायग्राम्स एंड सिक्योरिटी एल्गोरिथम्स। वही जो बात मैं ऑलरेडी आपके साथ कर चुका हूँ कि इसके अंदर आपकी डीएफडी भी होती है, ईआरडी भी होती है, जितना आपका डाटा है वो सारा आपका डाटा रिस्पोजिटरी के अंदर होता है। इसके बाद जी बात कर लेते हैं लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन की। लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन क्या है? वो कहता है इट इज अ मैपिंग ऑफ कंसेप्चुअल मॉडल टू द टारगेटेड डीबीएमएस। वो कहता है आपकी कंसेप्चुअल मॉडल को जब आप टारगेटेड डीबीएमएस के साथ
मैप करते हो, उस प्रोसेस को हम लॉजिकल डेटाबेस कहते हैं। वो कहते हैं इफ द टारगेटेड डीबीएमएस इज रिलेशनल, वो कहता है अगर आपकी जो टारगेट डेटाबेस है वो रिलेशनल है, मीन वो टेबल्स के फॉर्म के अंदर है, तो इट विल बी मैप नॉर्मलाइजेशन, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, नॉर्मलाइजेशन करनी पड़ेगी। नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर आप क्या करते हैं, अपनी डिपेंडेंसीज को खत्म करते हैं। डिपेंडेंसीज का मतलब ये कि आपका जो डाटा है वो रिडंडेंट होता है, आपके टेबल्स के अंदर आपका डाटा जो है वो रिपीट हो रहा होता है, उस डाटा की रेपिटेशन को खत्म करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं। देयर आर 4 स्टेप्स टू डेवलप द डेटाबेस मॉडल, वो कहते हैं बेसिकली डेटाबेस को डेवलप करने के लिए 4 स्टेप्स होते हैं। लॉजिकल डेटाबेस मॉडल को डेवलप करने के लिए 4 स्टेप्स हैं। वो 4 स्टेप्स कौन से? सबसे पहले आपने रिप्रेजेंट करना है अपनी एंटिटीज, उसके बाद आपने अपने रिलेशनशिप, फिर उन रिलेशनशिप को मर्ज करना है, फिर आपने नॉर्मलाइज द रिलेशनशिप। एंटिटीज क्या होती हैं ये हम लास्ट टॉपिक के अंदर कवर कर चुके हैं, रिलेशनशिप्स क्या होते हैं ये भी हम देख चुके हैं। नॉर्मलाइजेशन जो है वो आपका नेक्स्ट जो है वो पूरा चैप्टर है, जिसके अंदर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बारे में डिस्कस किया गया है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर देखेंगे। अभी हम इन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये टर्म्स बेसिकली हैं क्या। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी रिप्रेजेंट एंटिटी। वो कहता है रिप्रेजेंट एंटिटी का मतलब क्या, वो कहता है ईच एंटिटी ऑफ ईआर मॉडल इज रिप्रेजेंटेड इन रिलेशनशिप। हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था कि हर जो टेबल के अंदर आपकी डेटाबेस के अंदर हर जो एंटिटी है वो एक टेबल होती है, ठीक है, और हर जो एट्रीब्यूट है वो आपका एक कॉलम होता है। वो कहता है ईच एंटिटी ऑफ ईआर मॉडल इज रिप्रेजेंट आर रिलेशनशिप। वो कहता है हर जो आपका रिलेशन और टेबल दोनों एक ही चीज है। वो कहता है हर जो आपकी एंटिटी है वो आपका एक टेबल है। नेम ऑफ एंटिटी बिकम नेम ऑफ द रिलेशन। वो कहते हैं जो आपकी एंटिटी का नाम है वही आपके टेबल या रिलेशन का नाम है, ठीक है। इसके बाद जी नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद वो कहता है एट्रीब्यूट ऑफ ये एंटिटी बिकम द कॉलम ऑफ रिलेशनशिप। लास्ट टाइम भी हमने देख चुका थे कि ये जो आपके कॉलम्स के अंदर ये जो चीजें हैं आपकी, ये आपके क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। इसके बाद वो कहते हैं द फील्ड विच इज आइडेंटिफायर ऑफ द रिलेशनशिप मार्क एज द प्राइमरी की। वो कहते हैं इस टेबल के अंदर आपकी एक चीज ऐसी है, एक एट्रीब्यूट ऐसा है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है बाकी चीजों से। अब यहाँ पे जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है वो आईडी है। आईडी आपके पास क्या है, एक प्राइमरी की है, ठीक है। अब ये मैंने ईआरडी की एक डायग्राम बनाई है। ये डायग्राम जो है ये एक टेबल की फॉर्म के अंदर है। हमने पढ़ा था कि जो आपकी एंटिटी होती है वो क्या होती है, वो एक टेबल होता है, और जो एट्रीब्यूट होते हैं वो आपका एक कॉलम होता है। इस तरह से आपने अपने रिलेशनशिप्स के अंदर एंटिटीज को रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद आपने उन एंटिटीज का रिलेशनशिप डिफाइन करना है। हर आपको हमने लास्ट टाइम पढ़ा था रिलेशनशिप क्या होता है, दो एंटिटीज के दरमियान कनेक्शन होता है, दो एंटिटीज एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करती हैं, और रिलेशनशिप की नेचर होती है वन टू मैनी या मैनी टू मैनी, वन टू वन या आपका रिकर्सिव या नन, ठीक है। ये रिलेशनशिप्स के टाइप्स जो है, ये नेचर्स जो है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। वो कहता है रिलेशनशिप वेरी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। वो कहता है जो आपका रिलेशनशिप है वो आपका डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे कि आपकी सिचुएशन क्या है, यानी ये टोटली डिपेंड करेगा रिलेशनशिप आपकी रिक्वायरमेंट पे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट को देखते हुए आपके रिलेशनशिप जो है वो डिफाइन किए जाते हैं। वो कहता है समटाइम रिलेशनशिप कैन बी मेड बाय यूजिंग प्राइमरी एंड फॉरेन की, समटाइम रिलेशंस आर क्रिएटेड यूजिंग सम अदर रिलेशंस कॉल्ड जंक्शन टेबल। वो कहता है समटाइम्स क्या करते हैं, बाजू का जो है वो आप जो है वो रिलेशन जो है वो अपनी प्राइमरी और फॉरेन की को यूज करते हुए बना लेते हैं, और समटाइम जो है वो अदर रिलेशंस बनाते हैं। उन अदर रिलेशंस को हम जंक्शन या टेबल कहते हैं। अब मैंने नीचे जी एग्जांपल दिया, मैंने कहा एक शिपर है और एक कार है। अब मैंने कहा जी ये जो रिलेशनशिप है ये मैनी का भी है, ये 1 to 0 का भी है, ये 1 to मैनी का भी है। यानी एक कार 0 शिपर के पास हो सकती है या मैनी शिपर के पास हो सकती है, मैनी शिपर्स के पास मैनी कार्स हो सकती हैं, ठीक है। ये आपका टोटल आपका डिपेंड करता है आपके रिलेशन पे कि आपका रिलेशन किस तरह से है, आप रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी एंटिटी क्या है, ठीक है। तो ये हमने एक रिलेशनशिप को डिफाइन किया कि आपका रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं। उसके बाद वो कहता है इमर्ज रिलेशनशिप का मतलब क्या, वो कहता है देयर सम केसेस रिडंडेंट रिलेशनशिप इन केस रिलेशनशिप आर मर्ज। वो कहता है समटाइम क्या होता है कि आपके पास कुछ ऐसे केस आ जाते हैं जिस केस के अंदर आपका डाटा जो है वो रिडंडेंट होता है। रिडंडेंट का मतलब जिसके अंदर आपकी डुप्लीकेशन होती है। उन डुप्लीकेशन को खत्म करने के लिए आप रिलेशनशिप को इमर्ज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टूडेंट का टेबल बनाया, इसके अंदर रोल नंबर, नेम और एड्रेस था, ठीक है,
और एक फिर मैंने स्टूडेंट का टेबल बनाया, उसके अंदर रोल नंबर, क्लास और डीओबी लिख दिया। ये दोनों रिलेशंस को मैंने क्या कर दिया, मर्ज किया। तो मेरे पास स्टूडेंट, रोल नंबर, नेम, क्लास, डीओबी, एड्रेस, ये मर्ज होकर मेरे पास रिलेशनशिप आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं नॉर्मलाइज रिलेशनशिप क्या है। बेसिकली नॉर्मलाइजेशन होती क्या है? नॉर्मलाइजेशन आपकी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर आप कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर को सिंपल डाटा स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। नॉर्मलाइजेशन के अंदर आप क्या करते हैं, आपका जो डाटा है कॉपीड फॉर्म के अंदर होता है, जो डाटा आपके टेबल के अंदर मल्टीपल टाइम्स आ रहा होता है, उस मल्टीप्लीकेशन को, उस डुप्लीकेशन को खत्म करने के लिए आप क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन करते हैं। ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन क्या करती है, ये आपकी डिपेंडेंसीज को खत्म कर देती है। और जो आपकी और नॉर्मलाइजेशन जो है वो आपकी तकरीबन 5 टाइप्स हैं इसकी, लेकिन तीसरी टाइप पे आपका डाटा जो है वो जाके कॉपी नहीं रहता। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर आपका डाटा जो है वो कॉपी नहीं रहता। वो कहते हैं एट्रीब्यूट ऑफ ईच एंटिटी आर चेक्ड अगेंस्ट द रूल। वो कहते हैं हर जो एट्रीब्यूट है उसको एक सेंटर अगेंस्ट रूल के तहत जो है वो चेक किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। और हर जो नॉर्मल फॉर्म है उसकी एक स्पेसिफिक कंडीशन है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की एक अलग कंडीशन है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म की एक अलग कंडीशन है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म की एक अलग कंडीशन है, रिकर्सिव नॉर्मल फॉर्म की एक अलग कंडीशन है। और इससे अबव जितनी भी नॉर्मलाइजेशन है उनकी अलग अलग कंडीशन है। लेकिन मोस्टली थर्ड नॉर्मल फॉर्म पे आके आपका डाटा जो है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट एक्यूरेट हो जाता है, उसके अंदर डिपेंडेंसीज नहीं रहती। वो कहते हैं a normal form is a state of relationship that can be determined by applying the simple rules to the relation, the flow of normalization through the different explained with the help of example। वो कहते हैं नॉर्मलाइजेशन क्या है, आपकी ऐसी रिलेशनशिप का ऐसा स्टेट है जिसके अंदर आप सिंपल रूल्स को इम्प्लीमेंट करते हो अपने रिलेशन के साथ। इसके बाद इसके ये कुछ आपके स्टेप्स हैं। ठीक है जी। इन स्टेप्स के अंदर सबसे पहले मैंने बताया कि नॉर्मल फॉर्म के पहले, सबसे पहले आपका नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपके पास रिलेशन होना चाहिए, यानी टेबल होना चाहिए। उस टेबल के अंदर आपने क्या करना है, रिपीटिंग ग्रुप्स खत्म करने। जब आप रिपीटिंग ग्रुप खत्म कर लेंगे फिर आपने उसको फर्स्ट एनएफ में लेके जाना है। फर्स्ट एनएफ के अंदर फर्स्ट एनएफ के अंदर जितने भी रिपीटिंग ग्रुप्स हैं वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जब आप उसको सेकंड एनएफ के अंदर लेके जाओगे तो आपने पार्शियल डिपेंडेंसी खत्म करनी है। जब आप थर्ड एनएफ में लेके जाओगे तो आपने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी खत्म करनी है। और फोर्थ वन के अंदर आपने रिमूविंग और एनोमलीज और सारी जो एनोमलीज हैं उनको खत्म करना है। इसके बाद बात कर लेते हैं जी फिजिकल डेटाबेस डिजाइन क्या है। वो कहता है फिजिकल डेटाबेस डिजाइन जो है वो आपका लास्ट स्टेज होती है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट ये हम ऑलरेडी स्लाइड पढ़ चुके हुए हैं। इसके बाद फिजिकल डेटाबेस डिजाइन की कुछ इनपुट्स हैं। वो इनपुट्स के हैं पहली इनपुट है आपकी लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन। वो कहता है इट रेफर्स नॉर्मलाइज रिलेशनल कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर आर कन्वर्टेड इनटू स्टेबल डाटा स्ट्रक्चर। वो कहता है सबसे पहली इनपुट ये है कि आपका लॉजिकल डेटाबेस होना चाहिए। लॉजिकल डेटाबेस के अंदर जितने भी आपके रिलेशंस हैं, जितनी भी आपकी टेबल्स हैं, वो नॉर्मलाइज फॉर्म के अंदर होने चाहिए, यानी कॉम्प्लेक्स से कन्वर्ट हो गए, वो स्टेबल डाटा स्ट्रक्चर होना चाहिए। दूसरा है यूजर प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट। आपकी जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स है वो एनी टाइम जो है वो यूजर उसको असेस कर सकता है, उसकी रिकवरेबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टारगेटेड डीबीएमएस, यानी आपके जो डेटाबेस का इंजन है, डेटाबेस की डिक्शनरी या फॉर्म्स और रिपोर्ट्स जो हैं वो क्या होनी चाहिए, आपके डेटाबेस के अंदर जनरेट होनी चाहिए। ठीक है। आज हम इतना ही रखते हैं। थोड़े से आगे थोड़ा सा टॉपिक जो है वो काफी टिपिकल हो रहा है। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस। डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस के 5 स्टेप्स हैं। फिर हमने उन 5 स्टेप्स को देखा। फिर हमने देखा कंसेप्चुअल मॉडल क्या है। फिर हमने देखा फिजिकल डेटाबेस डिजाइन क्या है और फिजिकल डेटाबेस डिजाइन के इनपुट्स क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कंपोनेंट्स क्या है इसके। कंपोनेंट्स के बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज के बाद हम चैप्टर नंबर 4 पे चले जाएंगे, नॉर्मलाइजेशन पे। ठीक है जी। आज तक के लिए आपका इतना ही लेक्चर है। ओके, थैंक यू एंड अल्लाह।